प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत अधिगम सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री के चैप्टर को ले रहे हैं। आपको पता है, अधिगम सामग्री या दृश्य श्रव्य साधन, इससे संबंधित रीट में एक प्रश्न निश्चित आता है और वो इस तरह का प्रश्न होता है कि जिसमें आपको केवल ये बताना होता है कि अमुक सामग्री किस प्रकार की है। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत सरल है। इसमें हमको इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है कि हम आने वाले प्रश्न का सही सही उत्तर दे सकें। उसके लिए हमको क्या करना है कि इसके अंतर्गत, हालांकि ये टॉपिक ऐसा है जो समस्त भाषाओं के टॉपिक में एक ही तरह की सामग्री होती है, लेकिन उनको भाषागत शब्दों से पुकारा जाता है। हिंदी में उसको हिंदी के नाम से, संस्कृत में संस्कृत नाम से, अंग्रेजी में उसको अंग्रेजी के नाम से। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है लगभग भाषाओं के माध्यम से। इसमें ये पूछा जाएगा कि ये सामग्री, चलचित्रम जैसे प्रश्न आता है, अभिनय जैसे प्रश्न आता है, ये किस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत आएगा। तो उसमें याद रखें कि हमको संस्कृत शिक्षण की इस भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में इस क्वेश्चन को हल करने का सिर्फ यही तरीका है कि हमको समस्त जो सामग्रियां हैं उनके संस्कृत नाम हमको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए, उसको हम पहचान सकें, उसका उत्तर भर सकें। कई बार इस प्रश्न को दूसरी तरह भी बदल दिया जाता है। हालांकि अधिकांश प्रश्न इस तरह के पूछे गए, लेकिन फिर भी इसका प्रश्न चेंज भी किया जा सकता है। उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की सामग्री के द्वारा किस प्रकार के पाठ को पढ़ाया जाना, या उससे संबंधित कौन सी सहायक सामग्री ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक या भौगोलिक क्षेत्रों को पढ़ाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस तरह का भी प्रश्न देखा गया। तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। तो दो तरह के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें: अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य साधन, संप्रेषण सामग्री। प्राय एक ही जैसे नाम है, क्योंकि जब अध्यापक संप्रेषण करता है तो उसको भी इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए सामग्री के चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1952 में राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य परिषद की स्थापना हुई थी। सबसे पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट करें। प्रश्न आता है, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उसमें आपको 1952 उत्तर राइट करना है। इसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी कि सर्वाधिक अधिगम किसके द्वारा होता है? तो वहां हमको उत्तर भरना है, दृष्टवा उत्तर भरना है। यूनिसेफ का भी एक शोध हुआ और अन्य कई शिक्षाविदों ने भी यही जवाब दिया कि बालक सबसे ज़्यादा देखकर सीखता है। इसलिए वहाँ जब भी उत्तर भरे जाए तो आपको याद रखना है, दृष्टवा और श्रुत्वा का अत्यधिक महत्व है। लेकिन उसमें भी देख करके बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो उसमें आपको दृष्टवा और उसके पश्चात श्रुत्वा, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों के आधार पर दृश्य सामग्री को दृष्टवा और श्रव्य सामग्री को श्रुत्वा यानी सुनकर अधिगम अधिक स्थायी हो सकता है, अधिक अधिगम करवाया जा सकता है। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं उसमें। जैसे आता है, शिक्षाविदों के शोधों के अनुसार किस प्रकार की
सामग्री के द्वारा सर्वाधिक अधिगम होता है? तो वहाँ ऑप्शन होंगे इस तरीके से, दृष्टवा लिखा है, श्रुत्वा लिखा है, जैसे घ्रात्वा लिख रखा है, स्पृष्टवा लिख रखा है, इस तरीके से सभी का नाम आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमको दृष्टवा उत्तर भरना है और उससे कम पर हमको श्रुत्वा उत्तर भरना है। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। अधिक अधिगम, अधिक स्थायी अधिगम किसके द्वारा होता है? यूनिसेफ का ये शोध था जिसके द्वारा यहाँ दृष्टवा को सबसे आगे और उसके बाद में श्रुत्वा को रखा गया। इसके बाद ये आता है कि अधिगम सामग्री के द्वारा पाठ में उनका क्या महत्व है। तो ऐसी स्थिति में याद रखें कि दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, अधिगम सामग्रियों के द्वारा पाठ को अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है, बालकों के लिए सुग्राह्य पाठ्य सामग्री हो सकती है। ये सब कारण आपको अधिगम सामग्री की आवश्यकता या उसके प्रयोजन के रूप में आपको भरने हैं। अधिकांशतः इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो उपयुक्त सभी के रूप में ऐसा उत्तर इनका आता है। तो वहाँ प्राय दोनों ऑप्शन भी अगर आपको राइट नज़र आ रहे हैं तो उसमें डी ऑप्शन ही आपको राइट करना है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री को 3 भागों में बांटा गया, एक दृश्य के रूप में, एक श्रव्य के रूप में और एक दृश्य श्रव्य के रूप में। अधिगम सामग्री को 3 भेद किए गए, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, दृश्य के रूप में, श्रव्य के रूप में और दृश्य श्रव्य के रूप में। दृश्य सामग्री को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्य के रूप में और एक यांत्रिक के रूप में। कुछ ऐसी दृश्य सामग्रियां जो सामान्य हैं और कुछ ऐसी जो किसी यंत्र के द्वारा संचालित होती हैं, तो उनको हम यांत्रिक के अंतर्गत रखेंगे और बाकी को हम सामान्य के रूप में रखेंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है, परंपरागत सहायक सामग्री। तो परंपरागत सामग्री के रूप में यहां मुख्य रूप से श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक को लिया जाता है। इसके साथ साथ तीसरे ऑप्शन में एक कुछ पदार्थों को लिया जाता है। यहां भी एक प्रश्न बनता है, उसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें कि परंपरागत सामग्री कौन सी है। श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से परंपरागत सामग्री है, उसके अलावा सजीव पदार्थ जितने भी हैं वो भी हम परंपरागत सामग्री के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि श्यामपट्ट विषय वस्तु को स्पष्ट करने में ज़्यादा मदद करता है, जबकि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का आधार है। जिसके आधार पर शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है उसका आधार पाठ्यपुस्तक होगा, और श्यामपट्ट उस पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने में मददगार साबित होता है। जहाँ पर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ श्यामपट्ट के रूप में और पाठ्यपुस्तक के रूप में उसका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो गुरु केंद्रित शिक्षा होती थी। बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हुए पाठ्य वस्तु को रुचिपरक बनाएं, सुग्राह्य बनाएं। उसके लिए हम इन अधिगम सामग्रियों की अध्ययन में आवश्यकता होती है। अब बात है कि जो भी हमारी सहायक सामग्री, अधिगम सामग्री है, उनके संस्कृत नाम हमको याद रखने हैं। और संस्कृत नाम के रूप में प्रश्न आएगा, क्योंकि आपका भाषा का जो प्रश्न आएगा वो उसी भाषा के माध्यम से प्रश्नव्य होगा, इसलिए उसमें हमको याद रखना है कि उनका संस्कृत नाम क्या है। कई बार अंग्रेजी नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो उसके आधार पर उनके दोनों तरह के नाम आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, जिसके आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सामान्य
दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या आ सकता है, तो यहीं से स्पष्ट होगा इसका। सबसे पहले श्यामपट्ट। देखिए, दृश्य सामग्री का सामान्य सामग्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण श्यामपट्ट है। इसके संदर्भ में कई प्रश्न आ सकते हैं, याद रखें। श्यामपट्ट के लिए एक प्रश्न आता है कि परंपरागत सामग्री कौन सी है, श्यामपट्ट है। कक्षा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी होती है, तो वहां भी हमको श्यामपट्ट भरना है। श्यामपट्ट अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जो रंग के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। चल श्यामपट्ट भी हो सकता है उसके आधार पर। और इसके साथ साथ श्यामपट्ट से संबंधित और क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि अध्यापक का मित्र कौन होता है, वहां भी आपको यही उत्तर भरना है। दूसरा, अध्यापक के मित्र के रूप में सहायक सामग्री श्यामपट्ट है। और उसके पश्चात एक प्रश्न आता है, अध्यापक का दाहिना हाथ किस सामग्री को कहा जाता है, तब भी आपको श्यामपट्ट उत्तर भरना है। यहाँ इनको श्यामपट्ट को प्रयोग में लेने की विधियों के बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ किस तरीके से लेखन किया जाता है। बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर उसको मिटाया जाता है। इस तरह के प्रश्न भी उसमें पूछे जा सकते हैं। काठिन्य निवारण के शब्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कौन सी सहायक सामग्री है, तब भी आपको श्यामपट्ट के रूप में प्रयोग करना है। अब श्यामपट्ट के इन प्रकारों के प्रश्नों के आधार पर श्यामपट्ट नाम की जो परंपरागत जो सामान्य दृश्य सामग्री है, उसमें आपको इस तरीके से प्रश्नों का हल उत्तर देना है। कई बार उत्तर बिल्कुल पास पास यानी बहुत नज़दीकी उत्तर होते हैं, जिसमें दूसरा उत्तर भी उस जैसा प्राय दिखाई देता है। लेकिन याद रखें, इन सभी प्रश्नों के आधार पर आपको श्यामपट्ट राइट करना है। इसके बाद देखिए, सामान्य दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट के पश्चात चित्रों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। चित्राणी, तो यहां अब चित्राणी में सभी, यहां देखिए, रेखा चित्रम, मानचित्रम, चित्रम, इसके रूप में कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो यहां देखिए, चित्र के रूप में रेखा चित्र, मानचित्र, चित्र, इन सभी के प्रश्नों, अब याद रखें इसमें भी कई प्रश्न, जैसे कोई अलग तरह का ही प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें एक ही किसी सामग्री से संबंधित हो सकता है। जैसे मानचित्र का भी मैंने आपको बताया था कि वही किसी ऐतिहासिक या भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वहाँ आप मानचित्र के रूप में उत्तर भरेंगे। इसी तरह से रेखा चित्र के रूप में जहाँ कोई आयताकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, इस तरह की जो कोई विषय वस्तु आती है, तो उसके आधार पर हमको उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए वहाँ रेखा चित्रों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मानचित्र है, रेखा चित्र है। सामान्य चित्र के रूप में भी, जैसे हम किसी एक कोई जैसे हाथी के पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ हाथी के चित्र के द्वारा भी उस पाठ को सहजता से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ इनके आधार पर जब भी प्रश्न आए तो ये जरूर याद रखें कि इस तरह के प्रश्नों में हमको ये उत्तर भरना है। इसके बाद एक नाम है, देखिए, पत्रकम नाम है। याद रखें, ये चार्ट के लिए प्रयोग किया गया। चार्ट को संस्कृत में पत्रकम कहा जाएगा, इसलिए याद रखें कि कहीं पर भी संधि, समास आदि के भेदों को पढ़ाया जाए। अब जैसे ये कहा गया कि संधि के संधिर भेदानाम शिक्षणे किम अति उपयोगी अस्ति, और वहीं चार दिए, रेखा चित्र, मानचित्र, चित्र, पत्रकम, तो वहाँ आप पत्रकम राइट करेंगे, क्योंकि चार्ट के जरिए हम संधि के भेद, उसके उदाहरणों को दिखा करके समास के भेद, इस तरह के प्रश्नों को हल ज़्यादा सरलता से करवा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमको पत्रकम राइट करना है। एक इसके साथ प्रतिकृति शब्द आता है, जो मॉडल के लिए आता है। याद रखें इन शब्दों को,
क्योंकि उसमें प्रतिकृति शब्द लिखा हुआ आएगा। अब उसमें कहा गया कि किसी ऐतिहासिक इमारत, स्मारक है कोई, और उसको आपको पढ़ाना है, उसके बारे में पढ़ाना है, तो उसका मॉडल आप दिखा सकते हैं, उसकी प्रतिकृति आप दिखा सकते हैं। तो उसकी प्रतिकृति मॉडल के रूप में आप इस तरह के पाठों को पढ़ा सकते हैं। तो मॉडल भी हमारा दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा और वो सामान्य दृश्य सामग्री कहलाएगी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सामान्य दृश्य सामग्री नहीं है, इसका मतलब वो यांत्रिक में आ जाएगी। और जहां यांत्रिक का प्रश्न पूछता है तो वो यांत्रिक के रूप में आपको उसका उत्तर भरना है। प्रतिकृति के साथ साथ एक आता है आपका भित्ति पत्रिका। भित्ति पत्रिका के रूप में हमको ये उत्तर भरना है कि कई बार बालकों की जो रचनाएं हैं, छोटे बालकों ने कोई लिखा है, उसको हम भित्ति पर ही उसको लिखवा देते हैं, दीवार पर लिखवा देते हैं, और वहाँ उसके आधार पर ही उसको बाद में जब भी उस पाठ को पढ़ाते हैं तो उसके आधार पर उसको पढ़ाया जाता है। तो भित्ति पत्रिका के रूप में भी इस तरीके से आप उत्तर भर सकते हैं। इसके पश्चात एक आता है पत्र पत्रिकाएं, एक आता है पुस्तकानि, पाठ्य पुस्तकम। पत्र पत्रिकाएं भी हमारी सामान्य दृश्य सामग्री कहलाएगी। उनको भी हम देख करके हम अधिगम करते हैं, इसलिए वहाँ पत्र पत्रिका के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में इस तरह का उत्तर भरें। और जहाँ पर एक आता है आकर्षक पत्राणि, जिसको फ्लैश कार्ड कहते हैं, उसके रूप में। तो आकर्षक पत्र, देखिए कई बार हम मान लो कहीं कोई शब्द बिना पढ़ा लिखा भी आ जाए, पढ़ा हुआ भी आ जाए, तब थोड़ा सा ध्यान करके उसका अर्थ करके देखें आप कि चित्र है, इसका मतलब चित्र को देखा जा सकता है। तो वह देखने के आधार पर इन सब में आपको इस तरह का उत्तर होना है। एक पट्ट के रूप में वो किसी ब्लैक बोर्ड के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। एक है संग्रहालय। संग्रहालय में भी वस्तुएं रखी रहती है, जिसके आधार पर हम संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। एक ये श्यामपट्ट के रूप में ही एक बुलेटिन बोर्ड होता है, जिसके लिए भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को हम विज्ञप्ति पट्ट कह सकते हैं। कोई विज्ञप्ति सूचना लिखनी होती है तो उसके रूप में, अब बुलेटिन बोर्ड के रूप में विज्ञप्ति पट्ट आएगा। यहाँ श्यामपट्ट से संबंधित इस तरह के प्रश्नों के रूप में हमको ये सामान्य दृश्य सामग्रियों के रूप में हमको इस तरीके से इन शब्दों का नाम याद रखना है। आकर्षक पत्र के रूप में, पत्रकम के रूप में, चार्ट के रूप में, प्रतिकृति मॉडल के रूप में, तो ये सब नाम याद रखने हमको। और इनका हिंदी नाम या अंग्रेजी नाम जो प्रचलित है, कई शब्दों का, कई ऐसी सामग्रियां हैं जिनका हिंदी नाम के रूप में अंग्रेजी नाम ज़्यादा चर्चित हो रहा है, वो रूढ़ हो गया उसी में, तो उस नाम से भी उसको हमको देखना है। इस तरीके से हम सामान्य दृश्य सामग्रियों का उत्तर भर सकते हैं। लेकिन विशेषकर इसमें श्यामपट्ट वाला जो प्रश्न है वो कई बार पूछा गया और इस तरीके से उसको पूछा जाता है। दूसरा अब आता है इसमें दृश्य सामग्रियों में ही यांत्रिक सामग्रियाँ। तो दृश्य सामग्रियों में यांत्रिक सामग्री के रूप में देखिए, एक तो यहाँ ये याद रखें हम, एक प्रोजेक्टर के रूप में आता है, और प्रोजेक्टर को प्रक्षेपक यंत्र कहा जाएगा संस्कृत में, इसलिए इस नाम से जब भी आए तब आप उसको दृश्य सामग्री के रूप में भरेंगे। और दृश्य सामग्री भी प्रक्षेपक यंत्र के रूप में होती है। उसमें एक आता है उसमें उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका, ऐसा नाम है, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर का नाम है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का संस्कृत नाम उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका है। इसलिए हमको संस्कृत में उसका नाम याद रखना है, ताकि उसके नाम से हम ये बता सकें कि ये दृश्य सामग्री है अथवा श्रव्य सामग्री है
अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ऐसी स्थिति में याद रखें, जब भी प्रक्षेपिका नाम आए, प्रक्षेपक यंत्रम नाम आए या प्रक्षेपिका आए, तब आपको उत्तर दृश्य सामग्री की यांत्रिक सामग्री में ही उत्तर भरना है। वहां उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका इस तरह का नाम आ सकता है। एक है इसमें एक आता है एपिडायोस्कोप, उसको कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्रम। चित्र विस्तारक यंत्रम, उसको एपिडायोस्कोप कहते हैं, जिसमें चित्र को बड़ा कर दिया जाता है। और एक होता है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप उसको कहते हैं आकृति विस्तारक। विस्तारक यंत्र तो यही रहता है, चित्र की जगह उसमें आकृति लिखा रहता है, किसी आकृति को बड़ा करना, वहां चित्र को बड़ा करना। चित्र को बड़ा करने वाला जो यंत्र है वो एपिडायोस्कोप होता है, और स्टीरियोस्कोप आकृति विस्तारक यंत्र उसको कहते हैं। जहां भी प्रक्षेपिका यंत्र के रूप में नाम आएगा, उसमें भी आपको प्रोजेक्टर के रूप में इसका उत्तर भरना है। और यहाँ इसके साथ साथ एक दूसरा फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपण यंत्र, ये दो होते हैं प्रोजेक्टर के रूप में, एक उन्नत शीर्ष, एक फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ठीक है, तो उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका और एक आपका फिल्म स्ट्रिप यानी चित्र प्रक्षेपिका, इसके रूप में नाम और इसको इसके रूप में याद रखना है। यहां दोनों में ही प्रक्षेपिका, यहाँ चित्र नाम आ जाएगा, यहाँ ओवरहेड प्रोजेक्टर आएगा, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका। एपिडायोस्कोप में आपका चित्र विस्तारक यंत्र आएगा, स्टीरियोस्कोप में आपका आकृति विस्तारक यंत्र आएगा। इसके अलावा एक नाम सुना आपने, मैजिक लैंटर्न, इस तरह का नाम है, चित्रदीप है। चित्रदीप के नाम से जब प्रश्न आए कि चित्रदीप किस प्रकार की सामग्री है, तो आपको वहां यांत्रिक दृश्य के रूप में ही उसका उत्तर भरना है। इस तरीके से हम दृश्य सामग्री के पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहां जितने भी इसके शब्द आएंगे इस तरह के, चित्रपत्र के रूप में स्लाइड्स रहेगा, चित्रपत्रम, ये स्लाइड्स को कहा जाएगा। ये सब यांत्रिक दृश्य सामग्री के अंतर्गत इनका नाम लिया जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पूरी अधिगम सामग्री को, उसकी जो दृश्य सामग्री है, उसको इन नामों से याद रखें। इन नामों से याद रखने पर हमें इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है उसको हम राइट कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक श्यामपट्ट के रूप में परंपरागत सामग्री, उनके थोड़ा सा डिटेल के रूप में भी श्यामपट्ट के रूप में कई प्रश्न आते हैं, और बाकी और में केवल नाम पूछता है कि ये किस प्रकार की सामग्री है। तो यहाँ ये सब इस तरीके जो यांत्रिक सामग्रियाँ हैं उनको आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब श्रव्य सामग्री पढ़ रहे हैं। दृश्य सामग्री के पश्चात अब श्रव्य सामग्री पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, श्रव्य सामग्री सबसे पहले उसके आपको हिंदी नाम याद रखने हैं। संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र में संस्कृत नाम पूछे जाएंगे, और शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर इसी तरह के पूछे जाते हैं, जिसमें केवल ये पूछा जाता है कि ये सामग्री किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य सामग्री है अथवा श्रव्य सामग्री है या दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो इसके रूप में आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे सबसे पहली सामग्री आकाशवाणी के रूप में है। अब हिंदी नाम जैसे रेडियो है तो उसके रूप में नाम आएगा, तो वहाँ आपको उसका संस्कृत नाम आकाशवाणी के रूप में देख करके श्रव्य सामग्री के रूप में आपको उत्तर भरना है। ज़्यादातर दृश्य और श्रव्य सामग्री को जैसे हम उसको पहचान करते हैं तो उसमें दो शब्द आप ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। एक वाणी के रूप में जो शब्द आता है, तो वाणी से तात्पर्य सुनने से है, इसलिए वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। और जैसे चित्र के रूप में कोई शब्द आता है तो ऐसी स्थिति में उसको हम चित्र दृश्य सामग्री के रूप में होता है। तो इस तरह के शब्दों में आपको दृश्य सामग्री भरनी है। दूसरा, अब देखिए जैसे टेप रिकॉर्डर है, लाउड स्पीकर है, अब इनका संस्कृत नाम टेप रिकॉर्डर को ध्वनि अभिलेख कहा जाएगा। अब इसको आपको ध्वनि से याद रखना है कि ध्वनि का मतलब आवाज़, आवाज़ का मतलब सुनना।
तो ये एक श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर भी इसमें भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लिखा है, तो ध्वनि अभिलेख और ध्वनि विस्तारक यंत्र। तो ध्वनि विस्तारक के रूप में कोई दूसरा भी प्रश्न आता है कि जहाँ पर जैसे कस्मिंश्चिदपि नगरे ग्रामे वा कस्यापि स्पष्टीकरणम केन भवति, तो वहाँ लाउड स्पीकर के रूप में आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र उत्तर भरना है। इसी तरह एक आता है वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम में याद रखें, ये ग्रामोफोन का संस्कृत नाम है। ग्रामोफोन एक प्रकार की श्रव्य सामग्री होती है, तो इसको आपको जैसे ही उसको याद रखना है तो उसमें आप वर्तुल शब्द को याद रखें, और वर्तुल के साथ ध्वनि ग्राहक यंत्र होते हैं। इसमें की गई जो सामग्री होती है विषयगत, वो स्थायी होती है, इसलिए वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र में और टेप रिकॉर्डर में यही अंतर है। इसके बाद का एक शब्द है फिर भाषा पंजिका और सीतावाद्यम। तो भाषा पंजिका सीतावाद्यम में एक शब्द आता है लिंग्वाफोन। लिंग्वा से तात्पर्य है लैंग्वेज से है, और लैंग्वेज का तात्पर्य आपको इससे पकड़ना है, यहाँ भाषा लिखा हुआ है, लैंग्वेज का तात्पर्य भाषा होता है, और इस कारण से भाषा पंजिका को लिंग्वाफोन के रूप में उत्तर भरा जाता है। उसका दूसरा नाम सीतावाद्यम भी कहते हैं। अब इसको भी आप इस तरह से पहचानें कि यहाँ पर वाद्य शब्द आ रहा है, वाद्य, वाद्य यानी बजाने का यंत्र होता है, तो बजाने के यंत्र से ध्वनि आती है, और वो भी एक प्रकार की श्रव्य सामग्री। तो ऐसा नाम पूछता है, कई बार इस तरह का प्रश्न आया हुआ है कि सीतावाद्यम कीदृशी सामग्री वर्तते, तो वहाँ आपको श्रव्य उत्तर भरना है। माध्यम संस्कृत रहता है, इसलिए उस प्रश्न का उसके सभी शब्दों को संस्कृत में ही लिखा जाएगा, और उसके आधार पर आपको उस उत्तर को ढूंढना है। बहुत सरल टॉपिक है अधिगम सामग्री का, जिसमें केवल ये पूछा जाता है कि कौन सी सामग्री किस प्रकार की सामग्री है, क्या वो दृश्य है अथवा श्रव्य है अथवा वो दृश्य श्रव्य है। तो उसके रूप में आपको भाषा पंजिका, सीतावाद्यम, ये लिंग्वाफोन के रूप में, और एक आता है आपका सीडी के रूप में, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी वर्ड के रूप में। तो कई बार उसके शब्द के रूप में, अब संस्कृत नाम उसका सांद्र ध्वनि यंत्रम है, इसलिए यहाँ सांद्र ध्वनि यंत्रम। इसमें भी देखिए ध्वनि शब्द से आप अपना उत्तर राइट कर सकते हैं। और एक कर्णवाणी, ये ईयरफोन के लिए कहा जाता है, तो उसके रूप में भी आप श्रव्य यानी उसको सुन सकते हैं। कर्ण का तात्पर्य भी सुनने से है, तो उसके आधार पर हम श्रव्य सामग्री को भरेंगे। इसके बाद इस प्रकार से दृश्य में दो भेद पढ़े हमने, दृश्य सामान्य पढ़ा और दृश्य यांत्रिक पढ़ा। उसके बाद श्रव्य में ये श्रोतुम योग्य यानी सुना जा सकता है। एक भाषा प्रयोगशाला और होती है, भाषा प्रयोगशाला दोनों प्रकार की सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती है। कुछ इस तरह की भाषा प्रयोगशालाएं होती है जो केवल श्रव्य के ऊपर ही टिकी रहती हैं, उन पर आश्रित रहती हैं, लेकिन इस शब्द का, इस सामग्री का उत्तर आप दोनों में भर सकते हैं, श्रव्य भी हो सकती है और दृश्य श्रव्य के रूप में भी हो सकती है। इसके बाद तो इस तरीके से श्रव्य सामग्री को पढ़ें। श्रव्य सामग्री के इन शब्दों को याद रखें आप, इनका एक तरह से मीनिंग के रूप में। अब कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में हम किस किस का उत्तर, कौन सा उत्तर भरेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक शब्द आता है चलचित्रम, जो फिल्म के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसमें इसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत लेंगे। जहाँ पर दूरदर्शनम जो आता है टीवी के रूप में, फिल्म के रूप में, तो ये दूरदर्शन एक प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत है। इसी तरीके से जहाँ पर अभिनय की बात आती है, अभिनय भी एक प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अभिनय के रूप में नाटक को लिया जा सकता है। यहाँ आकर्षक, जंगम यंत्रम या वाणी यंत्रम, दूरवाणी यंत्रम,
जहाँ दूरवाणी यंत्र है वो श्रव्य सामग्री होता है, लेकिन उससे पहले अगर हम आकर्षक शब्द को जोड़ देते हैं तो आकर्षक एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का अगर शब्द दिया जाता है तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में उसको लिया जाएगा, जहाँ आकर्षक जंगम यंत्र के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। एक संगणक के रूप में कंप्यूटर का नाम आता है। अब कंप्यूटर की जितनी भी धाराएं हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड वेब वाली बात है जो www है, इसके रूप में यूजनेट है, इंटरनेट है जिसको आप अंतरजालम कहते हैं, ये सब संगणक के भाग हैं। इसलिए ये सब इसी श्रेणी में दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में इनका वर्णन होता है। इसके रूप में इनको पढ़ा जा सकता है। एक श्रव्य दृश्य अभिलेख और होते हैं, श्रव्य दृश्य अभिलेख। श्रव्य दृश्य अभिलेख जिसको ऑडियो वीडियो के रूप में जाना जाता है, जिसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। इस प्रकार के शब्द अगर पूछे जाते हैं तो याद रखें उसमें आपको श्रव्य दृश्य उत्तर भरना है। भाषा प्रयोगशाला श्रव्य का भी उत्तर होती है और भाषा प्रयोगशाला श्रव्य दृश्य अभिलेख का भी उत्तर होती है। दोनों प्रकार के होते हैं ये। और इसमें अधिकतर जहाँ पर ये शब्द आते हैं, चलचित्र है, दूरदर्शन है, अभिनय है, आकर्षक दूरवाणी यंत्र है, संगणक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ही नाम संगणक है, उसके रूप में उसके अब संगणक की कई जो स्थितियां हैं, अंतर्जाल वाली है, यूजनेट वाली है, अर्नेट वाली है, उनको सबको हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रकार से हम इस अधिगम सामग्री के टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें केवल इनके नाम याद रखें और मुख्य रूप से जो पहला प्रश्न यह है कि भाई क्यों इनकी आवश्यकता है, तो पाठ को रुचिपूर्वक सुग्राही बनाने के लिए इस तरह के ऑप्शन जहाँ आते हैं उसके रूप में आप उसको भर सकते हैं। बाकी किसके द्वारा ज़्यादा अधिगम होता है तो वहाँ दृश्य के रूप में उत्तर भरेंगे और उसके पश्चात उसको श्रव्य के रूप में उत्तर भरेंगे। इस प्रकार से ये अधिगम सामग्री के टॉपिक को हम तैयार कर सकते हैं। कल हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे।